दो बच्चे खेल में मग्न थे। उन्हें यह जरा भी एहसास नहीं था कि कांच की बड़ी खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां तेजी से गुजर रही हैं। ये एक ऐसा दुनिया है जो ज़ॉम्बियों से भरी हुई है। ज़ॉम्बी वायरस को फैले हुए अब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इन भाई बहन ने इस सुनसान इलाके के एक बंगले में आज तक जिंदा रहकर दिखा दिया है। ये हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिन खतरों का सामना करना था वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा थे। कुछ वक्त पहले एक प्रेमी जोड़ा गाड़ी लेकर इसी बंगले के बाहर आया था। भाई, जिसका नाम जिम था, एक खिलौना बंदूक लेकर बाहर आया। आदमी ने सीधे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात जिम ने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। बाहर कुछ बच्चों जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी खड़े थे जो किसी भी वक्त अंदर घुस सकते थे। किसी तरह रात तो कट गई। सुबह जिम अपने बंदूक के मैगजीन की गोलियों को चेक कर रहा था। साफ था कि वो कोई खिलौना बंदूक नहीं थी। दोनों भाई बहन फिर से बाहर खेलने निकल पड़े, लेकिन तभी वो वही पिकअप ट्रक फिर लौट आया। इस बार उस जोड़े का रवैया कहीं ज्यादा सख्त था। एक बार फिर पूछा गया, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम ने झूठ बोला, वो टाउन में सामान लेने गए हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था दो वयस्कों को बेवकूफ बनाना। महिला जानबूझकर प्यारी मुस्कान के साथ बोली, यहाँ से टाउन कई घंटों की दूरी पर है, तब तक हम यहीं रुकते हैं। हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे जब तक वो लौटे। जैसे ही उन्होंने बंगले के अंदर भरपूर राशन और चालू फ्रिज देखा, उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि वो यहीं रुकेंगे। आदमी, जिसका नाम जैक था, बोला, मैं बाहर जाकर गाड़ी छुपा देता हूँ। लग रहा था ये दोनों किसी के पीछा करने से डर रहे हैं। रात के सन्नाटे में जिम ने उस जोड़े की बातचीत चुपचाप सुनी। लग रहा था कि उन्हें ये जगह बहुत पसंद आ गई है। सुरक्षा के लिहाज से जिम ने अपनी छोटी बहन को लेकर सुरक्षित कमरे में छुपा दिया। यही वो आदत थी जिसने दोनों भाई बहन को आज तक जिंदा रखा है। सुबह जल्दी जैक पहले से नाश्ता तैयार करके बैठा था। अब वो इस जगह को जैसे अपना ही घर मान चुका था। बाहर से शांत दिखने वाले जिम ने तभी कुछ अजीब कह डाला। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, जिम ने अचानक एक अजीब सवाल पूछा, क्या अब वक्त आ गया है? उसका पालतू कुत्ता उसके पास आया, उसकी ओर सूंघा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। जिम फौरन अपनी छोटी बहन को गोद में उठाकर सुरक्षा कक्ष में बंद कर देता है। नीचे मंजिल पर वही प्रेमी जोड़ा अब भी अपने में मग्न था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। लड़की बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उठी, तभी उसने देखा खिड़की के बाहर कुछ ज़ॉम्बी झुके खड़े थे। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। शायद उसे लगा अंधेरे में ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाएंगे, मगर तभी पीछे से कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। जैक को फौरन कुछ गड़बड़ लगती है। वो पिस्तौल निकालकर भीतर आता है और सामने का नजारा देखकर दहल जाता है। उसकी प्रेमिका लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद वो जोड़ा इस कहानी से हमेशा के लिए गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर जिम और उसकी बहन तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन भी पहले की तरह बाहर खेल रहे थे। यकीनन ये कोई पहली बार नहीं था कि किसी इंसान ने उनके घर में घुसने की कोशिश की हो। इसी दौरान एक लंबे बालों वाला आदमी बर्फीले जंगल में चल रहा था। वो बर्फ में कई जगह बिछे जालों को देखता है और उन्हीं के निशानों को फॉलो करता हुआ बंगले तक पहुंच जाता है। तभी अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है। वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन में तेज जलन होती है। उसे बेहोशी की सुई मार दी गई थी और ये कारनामा और कोई नहीं बल्कि जिम का था। यही उसकी एक और जिंदा रहने की तरकीब थी। जब वो आदमी बेहोशी से जागा, जिम पहले से उसकी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा था। पूछताछ में पता चला कि उस आदमी का नाम आदान है। वो एक स्पेशल फोर्स का सैनिक है जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उत्तर की ओर जा रहा है। जिम थोड़ा चौंका। उसे ये आदमी कुछ अलग सा लगा। आदान ने उनसे खाना या दवाई नहीं मांगी, बल्कि बस अपनी गन वापस चाहता था। जिम ने तब एक डील की, अगर आदान मदद करे और बंगले में फिर से बिजली चालू कर दे तो वो गन वापस कर देगा। आदान ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले से लापता हैं और उसकी माँ सुरक्षा एजेंसी की एजेंट थी जो कुछ दिन पहले किसी मिशन पर गई थी और जल्द ही लौटने वाली थी। आदान रनिंग मशीन को देखता रहा। शायद उसकी यादों में कुछ चल रहा था। आदान को यह जानकर हैरानी हुई कि यह पूरा बंगला असल में ट्रेडमिल से बिजली पैदा करके चलाया जा रहा था। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ नजर आया। आदान ने एक पल की भी देर नहीं की। तुरंत लोहे की रॉड उठाकर बाहर निकल गया और उसे खत्म कर डाला। लेकिन जब वो खून से सना हुआ वापस लौटा तो जिम गुस्से में चिल्लाया, तुमने उसे मार क्यों डाला? ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं, कितने भी ज़ॉम्बी आ जाएं।
अंदर नहीं घुस सकते। आदान को डांट जरूर पड़ी, मगर उसके मन में इन भाई बहन के लिए और भी दया उपजने लगी। उसने खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़कर हाथों से बिजली बनाने का फैसला किया। पूरी रात इसी में बीत गई। इतना दौड़ा कि लगभग गिर ही पड़ा। तभी पता नहीं कब जिम की बहन पास आ गई। कुछ देर उसके चारों ओर घूमती रही, फिर नाक सिकोड़कर बोली, बहुत बदबू आ रही है, और हंसते हुए भाग गई। आदान तुरंत बाथरूम गया और नहा लिया। जिम की बहन और भी आगे बढ़ गई, एक हेयर पिन लेकर उसे गिफ्ट में देने आ गई। उधर जिम सुबह सुबह ही बंगले से बाहर निकल चुकी थी। वो और उसकी बहन रोज सुबह अपने आसपास बिछाए गए ट्रैप्स की जांच करते थे। यही उनकी रक्षा की पहली लाइन थी। और इस बार भी एक जिंदा उछलता कूदता जॉम्बी फंस चुका था। इधर बंगले में आदान ने नाश्ता किया और उसके बाद वो उस जगह पहुंची जहां जिम की मां काम किया करती थी। टेबल पर कुछ तस्वीरें थीं और एक कार की चाबी भी। आदान तुरंत भागता हुआ गैराज पहुंचा, मगर अफसोस गाड़ी खराब पड़ी थी। तभी कोने में बना एक कमरा उसकी नजर में आया। वो सोचने लगी शायद ये कोई टूल रूम होगा। अंदर जाकर देखना चाहा, मगर तभी जिम जो बाहर से वापस लौट रही थी ने उसे तेज आवाज में रोक दिया। एक दिन से ज्यादा का समय साथ बिताने के बाद भाई बहन को यकीन हो चला था कि आदान कोई बुरा इंसान नहीं है। अब वे सोते वक्त सुरक्षा कक्ष में नहीं जाते थे, मगर पता नहीं क्यों जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह से ठीक पहले आदान को बाहर कुछ पैरों की आवाज से नींद खुली। पता चला जिम फिर से अपनी रोज की गश्त पर निकला हुआ था। वो उसी पुराने ट्रैप की ओर गया जहां कल जॉम्बी फंसा था, जिसे अभी तक हटाया नहीं गया था। जिम कुछ सोच ही रहा था कि तभी आदान भी वहां पहुंच गई। उसे लगा कि ट्रैप में फंसा जॉम्बी शायद जिम की मां है और वो उसे मुक्ति देने ही वाला था कि जिम ने फिर से बंदूक तान दी और उसे रोक लिया। आदान गुस्से में बंगले लौट आया और वो टूल रूम खोल दिया जिसमें जिम ने उसे जाने से रोका था। अंदर एक चटाई बिछी थी और दीवारों पर कीचड़ भरे नाखूनों के निशान थे। उसने तुरंत समझ लिया यहाँ किसी जॉम्बी को बंदी बनाकर रखा गया था। अब आदान को अपने शक और भी पक्के लगने लगे। इसी दौरान बाहर से इंजन की आवाज सुनाई दी। कुछ नए सर्वाइवर वहां आ पहुंचे थे, मगर उनके हाव भाव अच्छे नहीं थे। हथियार लिए हुए वे बंगले के चारों तरफ घूम घूम कर ताक झांक करने लगे। आदान के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। और उधर पहाड़ी गश्त से लौटी जिम दूर से ही यह सब देख रही थी। उधर दूसरी मंजिल की खिड़की पर जिम की बहन खड़ी थी और बार बार हाथ हिलाकर इशारे कर रही थी। जैसे ही लुटेरे उस तरफ बढ़ने लगे, आदान अचानक प्रकट हुआ और सीधा हमला करके एक लुटेरे को खत्म कर दिया। जिम ने लंबी सांस ली, राहत सी मिली। बाकी लुटेरों ने देखा कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं, तो आखिरकार अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट गए। इस घटना के बाद जिम को आदान पर पूरा भरोसा हो गया। उसने खुद ही उसका हथियार वापस लौटा दिया। अब आदान को लगने लगा कि शायद उसका जाने का वक्त आ गया है, मगर न जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर थोड़ी कसक सी होने लगी। रात में सपने में फिर से उसकी पत्नी की पुकार सुनाई दी। सुबह उठते ही आदान ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो इन भाई बहन को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश पर निकलेगा। इससे उसका सपना भी पूरा होगा और साथ ही ये बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मगर जिम ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया। उसने कहा, मैं यहीं रुकूंगा, माँ के लौटने का इंतजार करूंगा। तभी बाहर से तेज शोर शराबा सुनाई दिया। वो कल वाला लुटेरा इस बार और भी लोगों को लेकर लौट आया था और उन्होंने बाहर खेल रही बहन को पकड़ लिया। जब दोनों ओर बंदूकें तनी हुई थीं और टकराव बस शुरू ही होने वाला था, तभी कुछ दूरी पर गोलियों की आवाज गूंजी। 2 लुटेरे वहीं ढेर हो गए। आदान तुरंत आगे दौड़कर बहन को छुड़ा लाया। गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि जिम की माँ थी, एक सीक्रेट एजेंट। मगर उसी दौरान आदान के सीने में गोली लग गई और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। कितना वक्त बीत गया कोई नहीं जानता, मगर फिर आदान जाग उठा। उसके सीने की चोट अब ठीक हो चुकी थी और शरीर पर एक रस्सी बंधी हुई थी। आदान धीरे धीरे घर के अंदर गया। तभी लीना ने उसे सब कुछ बताया। सामान्य संक्रमण के शिकार लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और उनके पास सिर्फ मूलभूत भूख प्यास की चेतना बचती है। मगर इस दुनिया में एक विशेष प्रकार के संक्रमित भी होते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह सामान्य रहता है, साथ ही उन्हें जॉम्बियों वाली शारीरिक ताकत भी मिल जाती है। वे हर बीमारी और चोट से तेजी से ठीक हो सकते हैं, मगर उनकी एक कमजोरी होती है। अगर उन्हें गहरी चोट लगे या समय बीते तो वे एक क्रेजी मोड में चले जाते हैं। उस दौरान वे भी सामान्य जॉम्बी जैसे ही हो जाते हैं। आदान यह सुनकर हैरान रह गया। क्या वह खुद भी ऐसा ही कोई विशेष संक्रमित है? लीना ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, वरना जिस दिन तुम गोली खा चुके थे तुम्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए था, ना कि थोड़ी देर के लिए पागल बनकर फिर अगले दिन ठीक हो जाना।
आदान ये सब सुनकर एकदम चौंक गया, लेकिन लीना ने अभी और खुलासे करने थे। उसने बताया कि लड़का जिम भी उसी की तरह एक विशेष संक्रमित है। असल में उस रात जो कपल मारा गया था, उन्हें क्रेजी मोड में गया जिम ही मार चुका था। अब समझ आया क्यों हर रात सोने से पहले जिम खुद को हथकड़ी में बांध लेता था। आदान ने पूछा, क्या क्रेजी मोड का समय पहले से नहीं पता चलता? लीना ने कहा, जिम का पालतू कुत्ता खास ट्रेनिंग से गुजरा है। वो बदन से उठती सूक्ष्म गंध से समझ जाता है कि कब जिम क्रेजी होने वाला है। आदान को उस कमरे की याद आई जिसमें दीवारें नाखूनों से खुरची हुई थीं। वहीं पर जिम को उसके क्रेजी मोड के दौरान बंद किया जाता था। तभी दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। लीना अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए कुछ मिलिटिया वालों से निपट रही थी। उनमें से जो सफेद दाढ़ी वाला नेता था, वो पहले से लीना को जानता था। असल में उसकी बेटी एक नौजवान लड़के के साथ भाग गई थी, तो ये पिता बहुत चिंतित होकर अपनी टीम लेकर खोज में निकल पड़ा था। लीना ने कहा, अगर मुझे वो दिखे तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति मन मसोस कर अपनी टीम के साथ चला गया। उसी रात आदान ने यूं ही पूछ लिया, ये बंगला आखिर है क्या? लीना ने खुलासा किया कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पहले से अंदेशा था कि ज़ॉम्बी वायरस कभी भी फैल सकता है। इसलिए देश भर के सुनसान इलाकों में हजारों ऐसे सुरक्षित आश्रय पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। सभी निर्माण सामग्री मजबूत और विशेष सुरक्षा वाली थीं। साथ ही ये शरण स्थल पूरी तरह से ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से लैस था, जो इसे स्वतंत्र रूप से चलने योग्य बनाता था। आदान ये सब सुनकर भीतर से बेचैन हो गया। उसे लगा कि लीना को ये जानकारी लोगों को पहले ही बता देनी चाहिए थी। शायद इससे बहुत सारे मासूम लोग बच सकते थे। मगर लीना ने दुख भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। असल में जिम और उसकी बहन दोनों को जन्मजात हृदय रोग था। उनके पिता एक जैव वैज्ञानिक थे और सबसे पहले उन्होंने ही ज़ॉम्बी वायरस की खोज की थी। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस को जिम के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और एक अजीब संयोग से जिम एक विशेष संक्रमित बन गया। लेकिन जब जिम पहली बार क्रेजी मोड में गया, तो उसी दौरान उसके पिता को काट लिया गया। वे खुद को नहीं बचा पाए और धीरे धीरे एक साधारण ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए। आखिरकार लीना को खुद अपने पति को मारना पड़ा। आदान ये सब सुनकर भीतर से हिल गया। उसकी निगाहों में लीना के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। एक माँ जो हर हाल में अपने छोटे परिवार को बचाने में जुटी थी। धीरे धीरे लीना का परिवार भी आदान पर भरोसा करने लगा। एक दिन जिम का कुत्ता अचानक भौंकने लगा। लीना समझ गई जिम की तबीयत फिर से बिगड़ने वाली है। उसने जिम को एक कमरे में बंद कर दिया और थोड़ी ही देर में अंदर से खौफनाक चीखें आने लगीं। लीना सन्न रह गई, जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। मगर वह चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठी रही, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था। उसी समय आदान चुपचाप उसके पास आया और कहा, अब मैं पहरा देता हूँ। शायद यही फर्क होता है जब घर में एक मर्द होता है। मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिम की बहन बाहर खेलते खेलते अचानक बेहोश होकर गिर जाएगी। लीना तुरंत समझ गई उसकी दिल की बीमारी फिर से उभर आई है। उनके पास कोई उन्नत इलाज नहीं था। आदान ने सुझाव दिया कि उसे भी जिम की तरह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित किया जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मगर लीना ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा, जिम का बच जाना 1 लाख में 1 था और मेरी बेटी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। आखिरकार दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उसे शांति से जाने दिया जाए। जिम, लीना और आदान तीनों ने मिलकर उस बहन की अंतिम यात्रा में साथ दिया। उसके बाद आदान के जाने का वक्त आ गया। भले ही जिम और लीना ने उससे रह जाने की गुहार लगाई, मगर आदान अपने फैसले पर अडिग रहा। वो अब अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़ा था। घर में एक ही झटके में 2 लोगों की कमी हो गई। लीना और उसके बच्चों को लगने लगा कि घर में सूनापन फैल गया है। उधर पास के जंगल में सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति के आदमियों ने जैक द्वारा छिपाई गई गाड़ी को खोज निकाला। वाकई में कहावत सही है, दुर्घटना ही कहानी बनती है। पहले जो जोड़ा बंगले पर कब्जा किए बैठा था, वे ही सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति की बेटी को भगाने वाले लोग थे। और अब छिपी हुई गाड़ी की लोकेशन के सबसे नजदीक सिर्फ एक ही मकान था, लीना का बंगला। सफेद दाढ़ी वाला फिर से वहां छानबीन करने का निर्णय लेता है। उसी समय बर्फ में सो रहे आदान को किसी के तेजी से भागते कदमों की आवाज से नींद खुलती है। जब उसने बाहर झांका, बर्फ पर कई पैरों के निशान बिखरे थे और गाड़ी के टायर के निशान सीधे लीना के घर की ओर जा रहे थे। आदान के मन में जबरदस्त बेचैनी भर जाती है। वह तेजी से उसी रास्ते पर दौड़ पड़ता है। दूर से उसे दिखता है कि लीना का बंगला अब पूरी तरह से मिलिशिया के कब्जे में है।
उसी समय सफेद दाढ़ी वाला आदमी लीना पर अपनी बेटी की जानकारी छुपाने का आरोप लगा रहा था, क्योंकि उसके आदमियों को उसकी बेटी की एक छोटी सी वस्तु वहीं पड़ी मिली थी। अब लीना कुछ भी कहने लायक नहीं रह गई थी। उसके पास कोई सफाई नहीं बची थी। उधर आदान चुपचाप बंगले की सुरक्षा घेरा पार करता है और किसी तरह भीतर घुसने में सफल हो जाता है। वह रसोई में छुपी हुई जिम की बहन को ढूंढ निकालता है और दुश्मनों की संख्या जानने के बाद तुरंत हथियार निकालता है। आदान अब अंधेरे में घूमता एक मौत का देवता बन चुका था। वह एक एक कर हर कोने में तैनात मिलिशिया सैनिकों को खामोशी से खत्म करता गया। मगर जब वह हॉल तक पहुंचा तो वहां पर कई बंदूकें उसकी खोपड़ी पर तनी हुई थीं। लेकिन आदान का अगला कदम सभी को हैरान कर देता है। उसने अचानक खुद के गले पर चाकू चला दिया। पास खड़े लोग आश्चर्य से पथरा जाते हैं। सिर्फ लीना ही समझ पाती है कि आदान ने यह क्यों किया। वह जिम की बहन को लेकर चुपचाप हॉल से बाहर निकल जाती है और जैसा कि लीना ने सोचा था, थोड़ी ही देर में आदान पूरी तरह क्रेजी मोड में चला जाता है। अब वह एक अजय ताकत बन चुका था। एक एक करके उसने सफेद दाढ़ी वाले गिरोह को खत्म कर डाला। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले से बांध कर नहीं रखा था। उसे अपने बेटे को लेकर बंगले से भागना पड़ा। आदान की दहाड़ ने आसपास के सभी जॉम्बीज को भी खींच लाया। जब अगली सुबह आदान की नींद खुलती है, बंगला पूरी तरह से तबाही का शिकार हो चुका होता है। टेबल पर उसे लीना का छोड़ा गया एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा था कि माँ बेटा अब गाड़ी से उत्तर की ओर निकल चुके हैं। अगर किस्मत ने चाहा तो कभी फिर मुलाकात हो सकती है। आदान मुस्कुराते हुए अपनी बहन का सबसे प्यारा गुड़िया उठाता है और उसे पीठ पर लादकर उत्तर की ओर निकल पड़ता है। यही थी फिल्म की पूरी कहानी। इस मूवी का सेटअप वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। विशेष संक्रमित, स्पेशल इन्फेक्टेड लगभग अमर प्रतीत होते हैं और अगर ध्यान से देखा जाए तो अंत का हिस्सा काफी भावनात्मक भी है। लो बजट फिल्मों में इसे मिड हाई क्वालिटी की मूवी कहा जा सकता है। अगर आपको पसंद आई हो तो मूल फिल्म जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।